वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे। जो ट्रायल बैलेंस का पहला वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसी का ही एक ये सेकंड पार्ट है। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस करने का जो मॉडर्न अप्रोच है, जो मॉडर्न थिंकिंग पैटर्न है, उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो पहले ट्रायल बैलेंस क्या है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का लक्षण, उसका गुण क्या है, वो क्या शो करता है। पहला फीचर देखो, इट कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। मतलब लेजर अकाउंट का जितना भी बैलेंसेस होता है, कैश बुक का जितना भी बैलेंस होता है, वो ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ इट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का कोई पार्ट नहीं है। अकाउंटेंट मान सकते हो आप, एक रफ कागज में लेजर का जितना भी बैलेंस है उस सबको लिख लेता है और फिर ट्रायल बैलेंस बनाता है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री। ये आपका थर्ड पॉइंट में है। और एज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग, हेंस इट इज नॉट एन अकाउंट। आप ट्रायल बैलेंस के बगल में अकाउंट नहीं लिख सकोगे। नेक्स्ट, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी। यही है, यही पॉइंट मैंने बोला कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये कोई अंश नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब आप ट्रायल बैलेंस के ऊपर नहीं लिख सकोगे ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड। आपको लिखना है ट्रायल बैलेंस एज ऑन और एज एट, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेट में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम इज इक्वल टू क्रेडिट कॉलम। अरे है तो यही बेसिक फीचर। एज वी आर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एज पर द डबल एंट्री सिस्टम, एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट तो समान होना ही था। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, इट इज द प्राइम फेसी एविडेंस ऑफ करेक्टनेस ऑफ द बुक्स। ये आपका बुक ऑफ अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ये आपका बुक का प्राइमरीली ये बोल देता है अकाउंटेंट को कि जितना डेबिट हुआ है उसकी इक्वल क्रेडिट है कि नहीं। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। देखो, ट्रायल बैलेंस का कुछ लिमिटेशंस स्क्रीन में आ गया। मैं बोल रहा हूं क्या लिमिटेशंस है। पहला वीडियो अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको लिमिटेशंस के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग सवाल बना के दिखाया था ट्रायल बैलेंस हर कोई एरर को लोकेट नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट समान है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट समान हो जाएगा तो बुक ऑफ अकाउंट्स जो भी अकाउंटेंट बनाया है, जो भी जर्नल लेजर हुआ है, वो पूरा सही है। बहुत सारा एरर्स ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता। ट्रायल बैलेंस कोई भी डबल साइडेड एरर को लोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि डबल साइड एरर में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट में कोई फर्क नहीं आता। रॉन्ग पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड में हुआ है, या रॉन्ग अकाउंट चूज कर लिया हम लोगों ने, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में गलत पोस्टिंग, सेम अमाउंट का गलत पोस्टिंग चला गया, तो आपका ट्रायल बैलेंस ऐसा एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ट्रायल बैलेंस सिर्फ सिंगल साइडेड एरर को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि जो एरर में कोई एक अकाउंट में भूल है। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस का एप्लीकेशन जो भी हो, हम लोग यूज करते हैं बहुत ही इसको, लेकिन इसका लिमिटेशंस बहुत है। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ एरर्स। तो बोर्ड में कुछ पॉइंट्स लिखा है हमने कि ट्रायल बैलेंस मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस कोई भी एरर को पकड़ लिया। इसके लिए आपको जरूर पहला वाला वीडियो देखना चाहिए। उसमें हम लोग दिखाया है कि ट्रायल बैलेंस, ऑल द एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्यों ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है? तो बच्चों, पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का?
पहला पर्पस तो यह है, हम लोग बोलते हैं कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया जाता है, लेकिन दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्पस है, वह है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के जरिए हम लोग ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स तक पहुंच जाते हैं। ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स की तरफ का सबसे पहला स्टेप है। और एक पर्पस हमें लगता है वो यह है कि ट्रायल बैलेंस इज द रेशिडुअम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जितना भी ट्रांजैक्शन एक साल में होता है, सब ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, वहां से लेजर, और लेजर का बैलेंस से ट्रायल बैलेंस पे आ जाता है। यानी कि सारा साल भर का जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, उनका अल्टीमेट इंपैक्ट एक साथ आप ट्रायल बैलेंस में पा जाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखो बच्चों, आज हम लोग एक सवाल करेंगे, जैसे सवाल एग्जाम में आता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कोई एक रॉमेन बाबू था, उनका लेजर अकाउंट का बैलेंस एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दिया है, स्क्रीन में है, और आपको बोला है कि 31,321 में उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको। और उसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट दिया है, कैश अकाउंट दिया है, वेजेस अकाउंट दिया है। देखो, कौन अकाउंट में क्या बैलेंस है आपको बोल नहीं दिया, फिर भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। आपको थोड़ी पता है कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस होता है, आपको थोड़ी पता है कि कैश अकाउंट में क्या बैलेंस होता है। आप बोलोगे अरे हम तो ट्रायल बैलेंस बनाया था, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में किया था उसमें क्या किया था, जर्नल को लेजर में ट्रांसफर किया था, लेजर का बैलेंस किया था। हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस किया तो उसमें क्रेडिट बैलेंस आया था, तो ट्रायल बैलेंस में जाके क्रेडिट में बिठा दिया था। हम लोगों ने लैंड अकाउंट बनाया तो लैंड अकाउंट में बैलेंस किया तो उसमें डेबिट साइड ज़्यादा आया था, यानी डेबिट बैलेंस आया था, तो ट्रायल बैलेंस में जाके बिठा दिया था। हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया था तो कैश की डेबिट साइड ज़्यादा आया था, यानी कि डेबिट बैलेंस आया था, तो हम लोगों ने जाके ट्रायल बैलेंस में लिख दिया था। मतलब अगर यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर लेजर तो आपको दिखाई देगा लेजर से कि कौन सा लेजर में क्या बैलेंस उभर के आ रहा है। आप लेजर देख देख के ट्रायल बैलेंस में उतार दोगे। लेकिन ये जो सवाल है, देखो, इसमें ये नहीं बोला कैश में डेबिट बैलेंस है या कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है, या वेजेस में डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस क्या बैलेंस है, ऐसा कुछ बोल नहीं देगा आपको। आपको ऐसे सवाल दे देगा, आपको जानना है, यू हैव टू नो व्हिच अकाउंट्स आर डेबिट बैलेंसेस एंड व्हिच अकाउंट आर क्रेडिट बैलेंसेस। जैसे कि अगर हमको ये सवाल करना है तो हम देखो लगातार बोल के जाएंगे, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, कैश डेबिट बैलेंस है, वेजेस डेबिट बैलेंस है, सैलरी डेबिट बैलेंस है, फर्नीचर डेबिट बैलेंस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस है, रिटर्न इनोवाट डेबिट बैलेंस है, कैरेज इनोवाट डेबिट बैलेंस है। फिर देखो नेक्स्ट है आपका कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस है। ये हमने थोड़ा रट के बैठा हूं, बोल कैसे रहा हूं, मतलब मैं तो आइंस्टाइन न्यूटन नहीं हूं, अरे हम भी आम इंसान हैं आपके जैसा। मतलब इसका एक टेक्निक है, वो टेक्निक हमको सीखना है। अगर वो टेक्निक हम लोग सीख जाएंगे तो आसानी से बोल देंगे कौन सा लेजर अकाउंट में क्या बैलेंस आना ही चाहिए। जैसे पार्चेज अकाउंट में डेबिट बैलेंस आना ही होगा, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आना ही पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में जनरली क्रेडिट बैलेंस आना ही पड़ेगा, कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस आना ही पड़ेगा। बोल कैसे रहा हूं, जरूर कोई नियम है। क्या नियम है वही सीखते हैं अभी। अब देखो बच्चों, स्क्रीन में आपका प्रिपरेशन फॉर ट्रायल बैलेंस का जो रूलिंग है, ट्रायल बैलेंस बनाने का जो रूलिंग है, वो रूलिंग आ गया है। क्या है रूलिंग, देखो, ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता ही है। आप सोच के देखो गोल्डन रूल, रियल अकाउंट यानी एसेट्स कम सीन होता है, आपके पास में आ जाता है तो डेबिट होता है, तो एसेट्स अकाउंट में ऑलवेज डेबिट बैलेंस होना ही चाहिए। मतलब एसेट्स मतलब जो चीज आपके पास रहने से आपका आनंद होता है, जैसे लैंड, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, बैंक, ये सब जनरली एसेट्स होता है। कोई भी एसेट्स डेबिट बैलेंस होना ही है, कोई भी एसेट्स को। ऑल एक्सपेंसेस यानी परचेज, सैलरी, रेंट, वेजेस पेड, इंश्योरेंस पेड, कोई भी खर्च जरूर डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता था। गोल्डन रूल याद करो। और कोई भी लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका, कोई भी लॉस हुआ तो वो भी
डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूलिंग क्या था, गोल्डन रूल का, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। यानी हम लोगों ने क्या सीखा, ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। और नेक्स्ट क्या है, ऑल लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस होता है। अब लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज का मतलब है आपका ओब्लिगेशन, बिजनेस का ओब्लिगेशन। आपने किसी से उधार लिया, जिससे उधार लिया वो आपका लायबिलिटी है। सोचो, जिससे आपने उधार लिया उसके बारे में सोचोगे तो आपको चिंता आ जाएगा कि भाई उसका पैसा तो हमें वापस देना है। तो लायबिलिटी क्या है, जो आपको चिंता देता है, आपको ओब्लिगेशन क्रिएट कर देता है आपका। तो कोई भी लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, कोई भी इनकम ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। ऑल लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखो बच्चों, एसेट्स फिर क्या है, एसेट्स का एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, बैंक, ऑल आर एसेट्स। लेकिन कभी कभी पर्सनल अकाउंट को भी हम लोग एसेट्स कहते हैं। जैसे डेटर, डेटर को आज हम लोग नया रूप में पहचानेंगे, नए तरीके से पहचानेंगे। डेटर्स क्या है, जिसको हमने क्रेडिट में सेल किया, जिससे हम पैसा पाएंगे, उसके बारे में सोचो, एसेट जैसा आपका फीलिंग आएगा। आपके पास लैंड है, आपके पॉकेट में पैसा है, आपके जेब में पैसा है, कैश है आपके पास, तो आपको आनंद होता है ना। वैसे अगर आपने किसी को उधार में सामान बेचा है, उसके बारे में सोचो, वो आपका पैसा दे देगा आपको, तो उसके बारे में सोचो, आपका पैसा है वो, फिलहाल पैसा नहीं, लेकिन वो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद, तो वो भी एसेट है। इसीलिए डेटर्स को हम लोग एसेट कहते हैं। और लायबिलिटी के बारे में सोचो, लायबिलिटी क्या है, जो आपको चिंता देता है, आपको आपका ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। मैं माने पकड़ो, मानो कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की तरफ से सोचो, कैपिटल इज द क्लेम ऑफ ओनर, कैपिटल इज द क्लेम ऑफ ओनर टू द बिजनेस। आप बिजनेस की तरफ से सोचो, कैपिटल क्या है, ओनर का क्लेम, तो बिजनेस की तरफ लायबिलिटी है। अगर ओनर काल बोलेगा कि आई विल नॉट कंटिन्यू माई बिजनेस, मैं बिजनेस नहीं करेंगे, मेरा जो भी पैसा है वापस दे दो, तो कैपिटल का पैसा तो उसको वापस दे देना पड़ेगा, तो ओब्लिगेशन है बिजनेस का, इसलिए कैपिटल लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर किसे कहते हैं, जिससे हमने उधार में गुड्स परचेस किया, अब उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचोगे तो आपको चिंता होगा, हमको तो उसका पैसा वापस देना। तो क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर भी एक लायबिलिटी है। क्रेडिटर एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन है लायबिलिटी। आपने अनिल से लोन लिया है, यू हैव टेकन लोन फ्रॉम अनिल, तो लोन फ्रॉम अनिल क्या है, सोचो, अनिल से लोन लिया है, उसका पैसा वापस देना है, तो लोन फ्रॉम अनिल क्या है, लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैंने किसी को लोन दिया, लोन टू हरी, हरी को हमने लोन दिया है, तो यह क्या होगा, अगर आपने किसी को लोन दिया तो हरी के बारे में सोचो, हरी से पैसा वापस पाएंगे, तो हरी मेरा एसेट हो जाता है। अगर किसी से लोन लेंगे तो वो लायबिलिटी है, अगर किसी को लोन देंगे तो वो एसेट है मेरे पास। ठीक है, ऐसे लायबिलिटी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, रिजर्व एंड प्रोविजन है। याद रखना, जनरली रिजर्व एंड प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है। आप पूछोगे क्यों, यह समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना है रिजर्व या प्रोविजन का बाप कौन है। मतलब रिजर्व एंड प्रोविजन का बाप है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का जो अंश ओनर जनरली आपका खुद का घर में नहीं लेके जाते, बिजनेस में रख देते हैं कोई कारण के लिए, उसे हम लोग रिजर्व या प्रोविजन कहते हैं। यानी प्रॉफिट का ही तो अंश है। अब प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का बाप का नाम जानते हो, प्रॉफिट का बाप का नाम है इनकम। जो इनकम होता है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, हम लोगों ने अभी पढ़े। इनकम
ऑल लायबिलिटीज इनकम एंड क्रेडिट बैलेंसेस होता है, तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस है। इनकम का बेटा कौन है? प्रॉफिट, तो वो भी क्रेडिट बैलेंस होगा। और प्रॉफिट का दो बेटा है, एक का नाम है रिजर्व और दूसरा का नाम है प्रोविजन। जनरली रिजर्व एंड प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए अब रिजर्व और प्रोविजन दोनों बेटे में फर्क कहां है? जनरली रिजर्व, जो रिजर्व होता है वो क्या है? ओनर उनका प्रॉफिट का एक अंश घर में लेके नहीं चले गए, बिजनेस में रख दिया है। क्यों? फॉर फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज, फॉर फ्यूचर अनसर्टेन कॉन्टिजेंसीज। और अगर कोई फ्यूचर सर्टेन कॉन्टिजेंसी या नॉन कॉन्टिजेंसीज के लिए उन्होंने फंड को रख देंगे बिजनेस में, तो उसे हम लोग प्रोविजन कहते हैं। ये एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मानो आपका इनकम है 1 लाख रुपीस महीने में, आप क्या करते हो? इससे 30,000 आपका डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको लगता है, आपने वो खर्च होगा, आपने रख दिया, खर्च करना है इसे, बाकी आपके हाथ में रहेगा 70,000। उस 70,000 के अंदर आप 20,000 आपकी मानो सन की, आपके बेटे की पढ़ाई के लिए आप एक फंड में रख रहे हो कि इतना इनकम हम दूसरा कोई कारण के लिए खर्च नहीं करेंगे, इसको बेटे के पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे। तो सोचो, ये जो फंड आप इकट्ठा कर रहे हो, ये जो फंड आप रख रहे हो, ये एक स्पेसिफिक कारण के लिए रख रहे हो। क्या? बेटे के एजुकेशन या बेटी का एजुकेशन। तो इसे हम लोग प्रोविजन कहेंगे। आपके हाथ में कितना पैसा बच गया? 1 लाख इनकम है, 30,000 आपने एक्सपेंसेस कर दिया और 20,000 आपकी पढ़ाई के लिए, आपके बेटा के या बेटी की पढ़ाई के लिए आप हटा के रखे हो। बाकी जो 50,000 रहेगा इसे भी आप सेव कर रहे हो, लेकिन इसके लिए कोई सर्टेन कारण नहीं है। कोई भी कारण फ्यूचर में आपका हेल्थ पर्पस के लिए हो, आपको फॉरेन टूर में जाना हो, आपको फ्लैट खरीदना हो, किसी भी कारण के लिए उस पैसे को आप यूज कर सकोगे। लेकिन बेटे की, आपकी चिल्ड्रन की पढ़ाई के लिए आपने जो पैसा हटा के रखे हो, जिसे हम प्रोविजन कह रहे हैं, उसको दूसरे किसी कारण के लिए आप यूज नहीं कर सकोगे। समझे रिजर्व एंड प्रोविजन में फर्क क्या है? ऑल रिजर्व एंड प्रोविजन जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है? अगर आप कोई लायबिलिटी के अगेंस्ट में प्रोविजन बनाओगे, यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, अगर किसी लायबिलिटी को बुक करने के लिए अगर आप लायबिलिटी के अगेंस्ट में आप रिजर्व बनाओगे, तो उसे हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल तो बोला मैंने, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। मतलब आपका जो क्रेडिटर है, आपको लग रहा है कि एक क्रेडिटर आपको फ्यूचर में डिस्काउंट देगा, आपको एक इनकम हो जाएगा, उस इनकम को पहले से बुक कर रहे हो। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अनुसार इस रिजर्व बनाना उचित नहीं है। फिर भी बुक में रहता है, एग्जाम में आता है, तो याद रखना ये बात, ऑल रिजर्व एंड प्रोविजन ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, वह है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, वो आपका डेबिट बैलेंस होता है। कोई भी लायबिलिटी के अगेंस्ट में प्रोविजन बनाओगे तो उसे हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, दो टेबल है, उसमें कुछ चीज लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एडवांस इनकम, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। और लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, ये डेबिट बैलेंस होता है। क्या है ये? पहले चीज को समझ लेते हैं, ये क्या है? सैलरी क्या है? अब बोलोगे एक्सपेंसेस है, अभी तो बोला हम लोगों ने एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस होता है, तो सैलरी डेबिट बैलेंस होगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बैलेंस होगा? स्टूडेंट्स आर कॉन्फ्यूज्ड हियर, क्लियर कर लेता हूं हम लोग। देखो बच्चों, सैलरी कौन अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? आप बोलोगे अरे भाई ये कोई क्वेश्चन हुआ? सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? आप बोलोगे नॉमिनल, सैलरी नॉमिनल, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी नॉमिनल? नहीं, यहां पर भूल हो जाएगा। याद रखो, अगर कोई नॉमिनल अकाउंट की प्रीफिक्स या सफिक्स में, मतलब आगे या बाद में और कोई शब्द बैठ जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, ऐसा शब्द अगर बैठ जाएगा, तो वो नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता, वो नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो जाता है।
वैसा पर्सनल अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक इंसान को रेफर कर रहा है। वो कौन? वो आपका बिजनेस का वर्कर या आपका बिजनेस का एम्प्लॉय। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सैलरी देना बाकी रह गया। प्रीपेड सैलरी ये क्या है? कोई एक आपका एम्प्लॉय को, कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आपने पहले से ही एडवांस सैलरी दे दिया, तो दोज अकाउंट्स आर नॉट नॉमिनल अकाउंट्स। कोई भी नॉमिनल अकाउंट्स की प्रीफिक्स या सफिक्स में और कोई शब्द बैठ जाएगा तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। अब पर्सनल अकाउंट होगा तो वो जरूर एसेट होगा यानी लायबिलिटी, नहीं तो लायबिलिटी होगा। मानो प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या? मैं बोलता हूं ये एसेट है। मेरा एसेट का डेफिनेशन क्या था? अगर वो आपके पास रहने से आपको आनंद होता है तो वो एसेट होता है, और अगर वो आपके पास रहने से आपको दुख होता है, चिंता होता है, तो वो लायबिलिटी है। अब सोचो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। मानो प्रीपेड रेंट, आपने जो आपका लैंडलॉर्ड है उनको रेंट पहले ही पे कर दिया, पहले से पे कर दिया। अब खुद के बारे में सोचो, आपने रेंट पहले से पे कर दिया, आनंद होता है ना भाई। लैंडलॉर्ड आपका आने वाला 2 महीने का किराया मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, सुकून है आपको कि वो पैसा भी अब नहीं देना पड़ेगा, तो एसेट है। अरे बच्चों, आप लोगों का मोबाइल फोन में प्रीपेड बैलेंस डालते हो ना, आपने महीने के शुरू में प्रीपेड बैलेंस डाल लिया, आप खुश कि आने वाला 1 महीने के लिए मेरा नेट चलता रहेगा, मेरा फोन चलता रहेगा। ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एसेट है। आपको सुकून देता है, आनंद देता है, चिंता मुक्त करता है आपको। तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से अगर कोई एक्सपेंसेस आप कर दोगे तो लफड़ा खत्म, एसेट है। सिमिलरली अगर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा फिर? मतलब एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, आपका 6 महीने का स्कूल फीस नहीं दिया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 महीना नहीं दिया, तो क्या होगा? आपको चिंता होगा। देखो, अरे हमको तो 6 महीने का स्कूल फीस पेमेंट करना है, चिंता होगा ना, रात का नींद हराम हो जाएगा। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है आपका, वो आपका चिंता लाता है, आपको चिंता देता है आपको, तो ये जरूर लायबिलिटी होगा। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्च करना बाकी रहेगा, खर्च करना चाहिए था। आपका घर में जो हाउसमेट काम करता है, जो सर्वेंट काम करता है, उनका 2 महीना सैलरी नहीं दे पाए आप, चिंता नहीं होगा आपको, वो छोड़ेगा आपको, चिंता होगा आपको। लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर सोचो एडवांस इनकम पहले से मिल गया। अब लड़का लोग कंफ्यूज हो जाता है यहां पर, इनकम पहले से मिल गया तो आनंद हो रहा है। नहीं, आनंद नहीं होता, लायबिलिटी है ये एडवांस इनकम। क्यों? एग्जांपल देखो, मानो मैं प्राइवेट ट्यूशन देता हूं, कोई एक स्टूडेंट हमको महीने के शुरू में 2000 फीस, मेरा महीने का फीस होता है, दे दिया। तो 2 दिन पढ़ाया मैंने या 1 दिन पढ़ाया और लॉटरी लग गया मेरे को, मानो 500 करोड़ मिल गया लॉटरी में। तो मैंने सोच लिया भाई नहीं पढ़ाएंगे, और क्या होगा पढ़ा के, मैं तो वर्ल्ड टूर में निकल जाएंगे 500 करोड़ लेके। तो वो बच्चा मेरे घर में आया, मैंने बोला भाई तेरे को और नहीं पढ़ाएंगे हम, 2000 रुपया हमको दिया था, 2000 रुपया दिया था, वापस ले ले, हम नहीं पढ़ाएंगे। वो लड़का हमको बोला नहीं हम पैसा वापस नहीं लेंगे, आपको तो ये महीना पढ़ाना है, पैसा लिया तो पढ़ाना है हमको। अब मेरी तरफ से सोचो, अपना तरफ से सोचो, आप मेरी तरफ से सोचोगे तो क्या देखोगे कि अरे भाई एडवांस इनकम तो मेरा गले का फंदा बन गया। मैंने क्या 2000 रुपया ले लिया था, उनको सारा महीने भर पढ़ाना पड़ेगा। मेरे को तो इतना पैसा मिल गया था कि हम अभी के अभी वर्ल्ड टूर में निकल जाते।
लेकिन उसकी 2000 के लिए हमको रुक जाना पड़ा। यानी एडवांस इनकम क्या देता है हमको? ओब्लिगेशन क्रिएट कर देता है कि हमको एडवांस इनकम जहां से हुआ है वो काम करना ही है। मानो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, वहां से हमको सैलरी मिलता है। जनरली सैलरी तो मंथ के अंत में मिलता है। मानो गवर्नमेंट ने हमको एडवांस पैसा दे दिया कि इस महीने का पैसा पहले से ले लो, तो इससे क्या होता है? इस महीने तो हमको कॉलेज में पढ़ाना ही है, मैं चाहूं तो भी हम कॉलेज का नौकरी छोड़ नहीं पाएंगे। तो एडवांस इनकम इसलिए लायबिलिटी हो जाता है। और एक चीज है, देखो, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब क्या है? आपका इनकम जनरेट कर गया लेकिन आपके हाथ में नहीं आया। इसका मतलब मानो मेरे को सैलरी मिलता है, अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि स्कूल कॉलेज का टीचर लोग इस महीने से जो भी सैलरी था उसके ऊपर 20,000 रुपये ज्यादा पाएगा। अब गवर्नमेंट बोल तो दिया कि सैलरी बढ़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं दे रहा है, फिलहाल नहीं दे रहा। बोल रहा है कि कोरोना टाइम है, अभी पैसा नहीं है, बाद में देंगे। लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों का पैसा ऐसे लूट नहीं लेगा, दे देगा। तो मेरा मीटर चढ़ रहा है। मीटर चढ़ रहा है मतलब जिस मान से बोला है उस मान से 20,000 करके गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, मेरे हाथ में नहीं मिल रहा है। और हम जब भी गवर्नमेंट के बारे में सोच रहा हूं, हमको आनंद हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट हमको 20,000 करके और महीने देगा, उनके पास जमा हुआ है, एक ना एक दिन तो गवर्नमेंट पूरा पैसा हमको दे देगा। तो एक्रूड इनकम क्या होता है? आनंद होता है, आपका असर होता है, इसलिए। समझ गया? लेकिन यहां पर कुछ बात बोलना है। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने का समय आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो अब सैलरी है तो वो एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस में बैठ जाएगा। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो लायबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस में बैठेगा, और सैलरी एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस में बैठेगा। लेकिन यहां पर एक चीज दिमाग में रखना है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल में सैलरी अकाउंट नहीं दिया हुआ है, सैलरी अकाउंट बोल के कुछ नहीं है सवाल में, फिर भी आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे दिया है सवाल में, तब आउटस्टैंडिंग सैलरी को कंसीडर नहीं करना, ट्रायल बैलेंस के अंदर कंसीडर नहीं करना। क्यों? मतलब यही है, अगर मेरा सैलरी कुछ नहीं है, मैं किसी को सैलरी पे नहीं करता हूं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसे रह सकता है? अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मेरे को कुछ सैलरी हम जो पे कर रहे हैं, बिजनेस जो सैलरी पे कर रहा है, वो कुछ आउटस्टैंडिंग कब होता है? अगर किसी को मैं सैलरी दे रहा हूं तब ना। मानो आप खुद का घर में रहते हो, आपका आउटस्टैंडिंग रेंट रह सकता है, आप तो किसी को रेंट ही पे नहीं करते हो, तो रेंट आउटस्टैंडिंग कैसे रहेगा आपका? इसलिए याद रखना, अगर सैलरी अकाउंट या रेंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, देन ओनली आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट और प्रीपेड रेंट, इट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। इफ सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट जो पेरेंट अकाउंट है, जो फादर मैं बोलता हूं कि फादर है, सैलरी तो फादर अकाउंट है, उसका बेटा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी है इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अगर सैलरी नहीं है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां से आएगा भाई? तो सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब यानी एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रिलेशनशिप समझ। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, क्या है? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपसे अगर पूछा जाएगा स्टॉक क्या बैलेंस है, अरे आप आंख बंद करके बोल दोगे अरे ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि एसेट है, स्टॉक तो एसेट है, तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। देखो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक अगर रहेगा तो जरूर डेबिट बैलेंस है, एसेट है, तो डेबिट बैलेंस में लिख दोगे। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन हम लोग जनरली ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका दो रीजन है। पहली बात ये कि जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उससे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर अकाउंट नहीं बनाते, यानी स्टॉक का कोई लेजर अकाउंट नहीं बनता है। तो लेजर अकाउंट अगर नहीं है तो उसका बैलेंस कहां से आएगा? दूसरी बात,
अब कोई कोई पूछता है क्यों नहीं माना जाता क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट? उसका भी कारण है। कारण यह है कि आप स्टॉक को यानी गुड्स को कहां रिकॉर्ड करते हो? जब गुड्स परचेज हो रहा है तो परचेज अकाउंट में, गुड्स अगर सेल हो रहा है तो सेल अकाउंट में। तो गुड्स का मूवमेंट तो आप परचेज और सेल से रिकॉर्ड कर ही रहे हो। अब अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर दोगे तो क्या होगा? वो गुड्स जो आपने परचेज किया था, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो गुड्स इस साल में परचेज हुआ है लेकिन सेल नहीं हुआ, वही तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो वो गुड्स जब आपने परचेज किया था तब क्या किया था? परचेज के अंदर इंक्लूड करके रखे थे, यानी परचेज हुआ गुड्स के अंदर वो क्लोजिंग स्टॉक वाला गुड्स भी घुस के बैठा हुआ है। तो परचेज तो ट्रायल बैलेंस में जरूर आएगा, वो भी डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस है। परचेज को आप डेबिट बैलेंस में लिख रहे हो, और अगर क्लोजिंग स्टॉक को भी आप डेबिट बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड कर दोगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक वाला आइटम दो बार आ जाएगा। एक बार तो परचेज के साथ वो एंटर मारेगा ट्रायल बैलेंस में, और दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक के साथ वो इट वुड बी इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। तो एक चीज का डबल इफेक्ट हो जाएगा, एक ही गुड्स एक बार परचेज के साथ, एक बार क्लोजिंग स्टॉक के साथ। इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शन क्या लिखा हुआ है? इफ परचेज अकाउंट इज एडजस्टेड देन वी विल इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या है? परचेज एडजस्टेड का मतलब क्या है? देखो बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। परचेज एडजस्टेड का मतलब जनरली कोई बोलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं तो यही बोलता हूं परचेज एडजस्टेड मतलब परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज से अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस करके रखेंगे, यानी कि तब परचेज के अंदर क्लोजिंग स्टॉक और घुस के नहीं बैठा हुआ है। जितना क्लोजिंग स्टॉक आइटम्स परचेज के अंदर था उसको हम लोग माइनस कर दिया, यानी परचेज के अंदर और क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऐसे परचेज एडजस्टेड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को तब ट्रायल बैलेंस में लेंगे। परचेज अगर एडजस्टेड है, सवाल में बोला रहेगा, तो परचेज एडजस्टेड एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस में आ जाएगा। और परचेज एडजस्टेड मतलब समझ लेना कि क्लोजिंग स्टॉक उसके अंदर और नहीं है, आपने तो माइनस कर दिया। तो अभी तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करना पड़ेगा। समझे? नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट कुछ कठिन पॉइंट को हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है? आपको पता है कि कोई एसेट्स को अगर आप यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे या इस्तेमाल ना करके रख दोगे, समय जाने का साथ साथ उस एसेट्स का वैल्यू में रिडक्शन होता है, या यूज करने से एसेट्स का वैल्यू में रिडक्शन होता है। एसेट्स का वैल्यू में ये जो गिरावट होता है, तो डिप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंसेस है। डिप्रिसिएशन एक खर्च है, तो डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सा बैलेंस होगा? अरे बच्चों, ड्राइंग्स क्या है? कैपिटल का उल्टा। ओनर जब घर से पैसा लाके बिजनेस को देता है उसे कैपिटल कहते हैं। ओनर जब पैसा उठा लेता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स क्या बैलेंस होगा? कैपिटल का उल्टा। ड्राइंग्स करने से कैपिटल क्लेम घट जाता है, तो ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी है बिजनेस का, तो ड्राइंग्स होने से तो लायबिलिटी घट जाता है, तो ड्राइंग्स कौन बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। जैसे इनकम टैक्स, सवाल में रहता है इनकम टैक्स कौन बैलेंस होगा? आप बोलोगे इनकम टैक्स ये तो खर्च है, एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या है ये समझने के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जानना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट ये अकाउंट्स नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया कि कोई एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम टैक्स, बिजनेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। यानी कि मैं रोमेन बाबू हूं, मेरा एक बिजनेस है, मेरा जो भी इनकम हो रहा है बिजनेस से हो रहा है, लेकिन बिजनेस जिम्मेदार नहीं है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करने के लिए। I, रोमेन बाबू, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम टैक्स। मतलब गवर्नमेंट बिजनेस को नहीं पकड़ेगा। मेरा नाम रोमेन बाबू है, मेरा बिजनेस का नाम है सुप्रीम फर्नीचर। सुप्रीम फर्नीचर से ही मेरा इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन इनकम टैक्स देने का जिम्मेदारी मेरा है, रोमेन बाबू का, बिजनेस का नहीं। यानी इनकम टैक्स बिजनेस का खर्च नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए वो मालिक का खर्च है। तो
आपका जो सवाल देगा उसमें अगर इनकम टैक्स दे देगा तो आपको क्या समझना है? मतलब समझना है कि ये तो मालिक का खुद का खर्च है, ये तो मालिक का घरेलू खर्च था, ये बिजनेस का खर्च नहीं है। लेकिन मालिक ने क्या किया? बिजनेस की कांधे में बंदूक रख के चला दिया, यानी बिजनेस की पैसा से आप खुद का इनकम टैक्स पे कर दिया, तो ये ड्राइंग्स हो जाता है। वैसे ही अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देगा आपको, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? वो तो ओनर का खुद का खर्च है, घरेलू खर्च है। लाइफ को ओनर की लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया, तो ये भी तो ड्राइंग्स है, ओनर का खुद का खर्च। लेकिन आप अगर बिजनेस की कांधे पे बंदूक रख के चलाओगे, बिजनेस के पैसा से वो दे दोगे, तो ये ड्राइंग्स हो जाएगा। लेकिन सवाल में अगर फायर इंश्योरेंस दे दिया है, इसका मतलब आपको समझना है कि बिजनेस का जो भी प्रेमिसेस है, जो भी बिजनेस का बिल्डिंग है, उसमें आग लग सकता है इस डर से, या बिजनेस का जो गुड्स है, जो सामान है बिजनेस का, उसमें आग लग सकता है इस डर से। अगर ओनर इंश्योरेंस करेगा, उसके लिए जो प्रीमियम देगा वो बिजनेस का खर्च होता है, वो बिजनेस का खर्च है और उसे हम लोग डेबिट बैलेंस बोलेंगे। लेकिन ड्राइंग्स अगर होगा तो उसे हम लोग, वो भी डेबिट बैलेंस है, लेकिन उसे हम लोग, रीजन उसका क्या है? उसका रीजन एक्सपेंसेस नहीं है। ड्राइंग्स का रीजन क्या है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स क्या करता है? कैपिटल को घटा देता है। हम लोग जब सवाल करेंगे देखना, तब हम रीजन का एक अलग कलाम करते हैं, आपका कंसेप्शन क्लियर करने के लिए, कि लैंड, इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों? रीजन में लिखेंगे एसेट। क्रेडिटर, इसको क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्शन पूरा क्लियर हो जाए, आपका रीजन एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम लोग लिखा है और कुछ डेबिट बैलेंस, कुछ एसेट्स का हम लोगों ने नाम लिया है जो हम लोग पहले नहीं सुना था, जैसे गुडविल। गुडविल क्या है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, एसेट है। जिसका रेपुटेशन है वो तो एसेट है उसका। पेटेंट, पेटेंट क्या है? मानो आपने एक मेडिसिन बनाया है और उसके ऊपर आपने पेटेंट ले लिया। पेटेंट लेने का मतलब और कोई वो मेडिसिन बना नहीं पाएगा, या आपने जो प्रोसेस यूज किया है मेडिसिन बनाने में, उस प्रोसेस को यूज नहीं कर सकता, तो पेटेंट तो आपका एसेट हुआ। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क क्या है? मेरा बिजनेस सिंबल, उस सिंबल को दूसरा किसी ने यूज नहीं कर पाएगा, वो मेरा एसेट होता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट मैंने एक बुक लिखा है, उस बुक का कॉपीराइट ले लिया मैंने, मतलब उस बुक को कोई यूज नहीं कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि सवाल में इंटरेस्ट बोल देता है। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, क्या बैलेंस होगा? आपको अगर मैं बोल दूं इंटरेस्ट पेड है, तो आप बोल दोगे अरे इंटरेस्ट पेड तो खर्च है, डेबिट बैलेंस है। मैं आपको अगर बोल दूं कि रेंट रिसीव्ड है, तो आप बोल दोगे ये तो इनकम है। लेकिन अगर सवाल में बोला सिर्फ रेंट बोला है, सिर्फ इंटरेस्ट बोला है, सिर्फ डिस्काउंट बोला है, आपको समझ में नहीं आएगा ये इनकम है या एक्सपेंसेस है। सोचो, डिस्काउंट तो अलाउड भी हो सकता है, जो एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस है। डिस्काउंट तो इनकम भी हो सकता है। अगर आपको बोल देगा डिस्काउंट अलाउड है, तो आप लिख दोगे ये डेबिट बैलेंस है, रीजन है एक्सपेंसेस। लेकिन अगर सिर्फ डिस्काउंट बोल देगा तो क्या करेंगे? तो हम लोग जैसे नॉर्मली ट्रायल बैलेंस होता है वैसे करेंगे। इस जो भी पॉइंट्स बोला, इसको पहले हाथ नहीं लगाएंगे, रख देंगे इसको, बाकी सब चीज को बिठा लेंगे। उसके बाद ये जो फिगर्स है, ये जो रेंट है, इसका जो फिगर है, उसको डेबिट में एक बार लिखा, एक बार क्रेडिट में लिखा। इंटरेस्ट का फिगर को डेबिट क्रेडिट में आपको ट्रायल एंड एरर करना है, मतलब आपको डेबिट क्रेडिट में लिख लिख के देखना है किधर बिठाने से ट्रायल बैलेंस मिल रहा है। दिस इज नॉट द प्रिंसिपल, इट इज एक्चुअली अ टेक्निक। वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर टेक्निक टू टैली आवर ट्रायल बैलेंस। आपको बोल देता है ऐसा पॉइंट, आपको थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए, कि सिर्फ इंटरेस्ट बोल दिया है, आपको पता नहीं चलेगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है या पेड है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में एक बार डेबिट में लिखेंगे, लिख के देखेंगे ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिला तो क्रेडिट में लाओ, क्रेडिट में लिखो, लिख के देखो मिल रहा है कि नहीं। ऐसे सवाल दिया जाता है कि आपको इस ट्रायल एंड एरर में कोई एक जगह में लिखने से, अब ऐसे चेंज करते करते लिखोगे तो देखोगे कि मिल जाएगा। तो आपको प्योर ट्रायल एंड एरर चलाना है यहाँ पर। और लास्टली देखो, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ जो जनरली लड़का लोग कंफ्यूज हो जाता है। क्या है? सेल्स लेजर बैलेंस। आप बोलोगे अरे भाई
सेल्स लेजर बैलेंस क्या पूछ रहे हो? ये तो इनकम है, सेल्स है, क्रेडिट बैलेंस है। मैं आपको अगर बोलेंगे कि परचेज लेजर बैलेंस है तो आप बोलोगे अरे परचेज तो डेबिट बैलेंस है। नहीं नहीं बच्चों, भूल हो रहा है। सेल्स लेजर बैलेंस का मतलब सेल्स नहीं है, डेटर है। डेटर का दूसरा नाम है सेल्स लेजर बैलेंस। तो सेल्स लेजर बैलेंस का मतलब ये डेटर है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। परचेज लेजर बैलेंस का मतलब क्रेडिटर है, वो लायबिलिटी है। क्रेडिटर का ही दूसरा नाम परचेज लेजर बैलेंस, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब वही डेटर। ड्यू टू सप्लायर मतलब वही क्रेडिटर। ये टर्मिनोलॉजी आपको जस्ट अकस्टम्ड हो जाना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका, कुछ बोल देता हूं, जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब क्या है? एक्सपोर्ट क्या है? आप अगर देश के बाहर सेल करोगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है, यानी है तो वो सेल, यानी इनकम, यानी क्रेडिट बैलेंस। इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट मतलब आपने विदेश से सामान खरीद के लाए। अरे देश के अंदर खरीदोगे तो उसे परचेस कहेंगे, और विदेश से खरीद के लाएंगे तो उसे हम लोग इंपोर्ट कहेंगे। मतलब है तो परचेज, एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस। बट सवाल में कभी कभी क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी रहता है। अब ड्यूटी का हमारा मतलब तो खर्च है, यू आर पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो, दोनों ही एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस है। जैसे लड़का लोग और एक जगह में प्रॉब्लम करता है, वह है कैरेज। आपको बोला है कैरेज इनवर्ड, अब बोलोगे कैरेज ये तो खर्च है, एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस होगा। फिर जब पूछते कैरेज आउटवर्ड, फिर क्या बैलेंस होगा? स्टूडेंट लोग उल्टा बोल देता है क्रेडिट बैलेंस है। नहीं नहीं बच्चों, कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंसेस है। यानी जब आप रॉ मटेरियल खरीदे थे, गुड्स खरीदे थे, आप जो भी कैरेज पे करके गुड्स को आपका बिजनेस में लेके आए हो, वो भी खर्च है। और जो आपने सेल करने का समय जो भी खर्च किया है, बेचने का समय जो भी आपने कैरेज खर्च किए, उसे कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। दोनों ही तो खर्च है, दोनों ही एक्सपेंसेस है, दोनों ही डेबिट बैलेंस है। तो बच्चों बहुत कुछ बोलना बाकी रह गया, वो भी हम लोग बोलेंगे, विल डिस्कस इट लेटर। दूसरा वीडियो आएगा उसमें करेंगे। लेकिन इस वीडियो में, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया, इस वीडियो में हम लोग जो सवाल शुरू में लिया था उसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे, और उसमें कैसे रीजन लिखा जाता है वो दिखा देंगे आपको। इसके लिए हम लोग बोर्ड वर्क करेंगे। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने शुरू किया है। ट्रायल बैलेंस का प्रोफॉर्मा देख लेते हैं। एक डेबिट बैलेंस का कॉलम है, एक क्रेडिट बैलेंस का कॉलम है, और एक रीजंस का कॉलम है। जनरली ट्रायल बैलेंस बनाने का तीनों मेथड्स होता है। उनके अंदर हम लोगों ने जो सबसे पॉपुलर मेथड है उसी को चूज किया है। उसका नाम है ट्रायल बैलेंस बाई टोटल मेथड। इसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल किया जाता है। दोनों टोटल बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि अरिथमेटिकली बुक ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है। एक रीजन का कॉलम भी हम लोगों ने खींचा है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, दैट रीजन कॉलम इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर टू ड्रॉ ए रीजन कॉलम। आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर सवाल में नहीं मांगा गया कि रीजन शो करो तो इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बोला या घर में जब प्रैक्टिस करोगे तो रीजन कॉलम ले लेना, कंसेप्शन के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या बैलेंस है? कैपिटल हम लोगों को पता है कि ये लायबिलिटी इनकम एंड अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी इज ए कैपिटल, इट इज द ओनर्स क्लेम टुवर्ड्स बिजनेस। यू आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। देयरफॉर बिजनेस की तरफ से कैपिटल तो लायबिलिटी है, इट इज ओनर्स क्लेम, और ये लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट बैलेंस है। अब देखो कैपिटल का अमाउंट क्या था, देखो 56,000, तो हम लोग लिख देंगे 56,000 कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस के घर में। नेक्स्ट है आपका कैश। कैश क्या है? एसेट है।
हम लोगों को पता है ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट बैलेंस, तो कैश डेबिट बैलेंस है, कैश एसेट है, अमाउंट क्या है कैश का 3050, कैश का अमाउंट है 3050, डेबिट के घर में लिखा क्यों, कारण ये एसेट है। एसेट किसे कहते हैं, जो आपके पास रहने से आपका आनंद होता है, आपका जेब में अगर पैसा रहेगा कैश रहेगा तो आपको आनंद होगा, तो ये एसेट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेजेस। अब वेजेस क्या है, बिजनेस वेजेस बिजनेस को नहीं मिलता, बिजनेस इज पेइंग वेजेस टू इट्स वर्कर्स, देयरफॉर वेजेस क्या है, वेजेस एक्सपेंसेस है, और ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। वेजेस का अमाउंट क्या था 7800, वेजेस था आपका 7000, वेजेस था आपका 7800, ये आपका डेबिट बैलेंस है, इसीलिए डेबिट बैलेंस के घर में लिखा। और इसका रीजन क्या है, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आपका सैलरी। सैलरी भी एक्सपेंसेस है, सैलरी भी एक्सपेंसेस है। अमाउंट क्या था सैलरी का, सैलरी का अमाउंट था आपका 17,000 सैलरी, 17,000 डेबिट बैलेंस, रीजन तो वही है, एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। अमाउंट क्या था फर्नीचर का 4500, फर्नीचर का अमाउंट था 4500, ये आपका डेबिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि ये एसेट है, एसेट होने से डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपका, यानी इनकम हुआ है, और हम लोगों को क्या पता है, ऑल लायबिलिटीज इनकम एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनकम है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस है। इसका अमाउंट क्या था, देखो इंटरेस्ट रिसीव का अमाउंट था आपका 3200, तो इसको क्रेडिट बैलेंस के घर में लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट है देखो रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न है, आपने सेल किया था वापस आ गया। अब ये क्या बैलेंस होगा, मैं ऐसे सोचता हूं, ये क्या है, सेल्स का उल्टा, आपने सेल्स किया था वापस आ गया तो रिटर्न आ गया। तो सेल्स क्या बैलेंस है, सेल्स तो इनकम है, और कोई भी इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये है सेल्स का उल्टा। सेल्स अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, सेल रिटर्न, ये क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। इसका अमाउंट क्या था देखो 2000। अब रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में थोड़ी लिखेंगे सेल्स का उल्टा, लिखेंगे लॉस ऑफ इनकम। एक्चुअली आपका इनकम लॉस हो गया, आपने जितना सेल हुआ था, आपने सोचा था कि इतना सेल होगा, इनकम को जितना से बढ़ाया था उससे घट गया इनकम, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉस ऑफ इनकम। अब इनकम अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो लॉस ऑफ इनकम जरूर उसका उल्टा होगा, तो डेबिट बैलेंस होगा, लॉस ऑफ इनकम। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट देखो कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज मतलब क्या है, एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड मतलब whenever you are purchasing goods and you are paying expenses for carriage, आपने परचेज की हो और वो परचेज किया हुआ गुड्स को, सामान को आप आपका बिजनेस के अंदर ला रहे हो, तो वो आपका एक्सपेंसेस होता है। तो कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस है। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस है, अमाउंट क्या था 1200। नेक्स्ट आपका कैरेज आउटवर्ड। अब लड़का लोग यहां पर थोड़ा गड़बड़ तो कर देता है, बोलता है कैरेज इनवर्ड डेबिट बैलेंस है तो कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस होगा। नहीं नहीं, कैरेज आउटवर्ड भी तो एक्सपेंसेस ही है। मतलब क्या है, आप व्हेनेवर यू आर सेलिंग गुड्स यू आर पेइंग एक्सपेंसेस फॉर कैरेज। आपने सामान सेल कर रहे हो, जिसका जो आपका कस्टमर है उनकी घर में पहुंचना है गुड्स को, तो आपने खुद उसका कैरेज दे दिया, तो ये भी तो एक्सपेंसेस है, तो ये भी एक्सपेंसेस है, तो ये भी डेबिट बैलेंस होगा। इसका अमाउंट क्या था, इसका अमाउंट था कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट था आपका 800, तो 800 लिख देंगे यहाँ पर डेबिट बैलेंस में। नेक्स्ट पॉइंट देखो ओपनिंग स्टॉक। अब देखो ओपनिंग स्टॉक क्या है, एसेट है, इट इज एसेट, डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट क्या था आपका 7800, ओपनिंग स्टॉक 7800,
ये आपका एसेट है, तो डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें गड़बड़ है। जो थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग किया है उससे हम लोगों को पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक जनरली शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, बिकॉज कारण तो पहले ही बोला गया कि क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, वो भी डेबिट बैलेंस है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और परचेज का एक पार्ट है। अब ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज वो अगर डेबिट बैलेंस पे हम लोग शो करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को फिर आके लिख देंगे यहां पर, तो क्लोजिंग स्टॉक का गुड्स तो काउंटिंग डबल हो जाएगा, 2 बार काउंटिंग हो जाएगा। एक बार वो गुड्स ओपनिंग स्टॉक और परचेज के साथ आके डेबिट बैलेंस में घुसेगा, फिर अलग से आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो ये 2 बार काउंटिंग हो जाएगा। इसलिए वी विल नॉट रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। आप यहां पर एक नोट दे देना, वर्किंग नोट दे देना, नोट का रेफरेंस ट्रायल बैलेंस के नीचे में दे देना और वहां पर लिख देना कि क्लोजिंग स्टॉक शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। नोट क्या है? नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। नॉट इंक्लूडेड। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ सकता है, कब आ सकता है? अगर परचेज एडजस्टेड रहता है। अगर आपका सवाल में परचेज की बगल में एडजस्टेड लिखा रहता है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। उसका मतलब यही है कि क्लोजिंग स्टॉक वाला अमाउंट परचेज से हम लोग माइनस कर दिया ऑलरेडी। अगर परचेज से माइनस कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक का जो जितना का भी अमाउंट का गुड्स था वो परचेज के अंदर नहीं है, और देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परचेज। परचेज क्या है? आपने सामान परचेज किया, एक्सपेंसेस है भाई। तो एक्सपेंसेस क्या है? अमाउंट है 38,050। दिस इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस है, ये एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है सेल्स। आपने सेल की हो, सेल क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस हुआ। अमाउंट क्या है? देखो सेल्स का अमाउंट है आपका 1 लाख। सेल्स 1 लाख, कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम है। बिल्डिंग एसेट है, तो डेबिट बैलेंस होगा। अमाउंट क्या है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का अमाउंट था आपका 60,000। रीजन क्या है? एसेट है तो डेबिट बैलेंस है। अब क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर मतलब आपने जिससे उधार में सामान परचेज किया हो, तो उसको देख के तो आपको दुख होगा, उसका पैसा तो वापस देना है, वो तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिटर का अमाउंट क्या था? क्रेडिटर का अमाउंट था 5,000। क्रेडिटर था आपका 5,000। और रीजन क्या है इसका? रीजन है आपका ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है। फिर है पेटेंट। हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ऑल आर एसेट्स। आपने कुछ मेडिसिन बनाया है, उसका पेटेंट ले लिया कि आपका मेडिसिन को दूसरा कोई कॉपी ना कर पाए, आप इसलिए उसका पेटेंट ले लिया, तो ये आपका पास एसेट होता है। तो पेटेंट एसेट है, एसेट होगा तो पेटेंट डेबिट बैलेंस होगा। पेटेंट का अमाउंट क्या है? देखो पेटेंट का अमाउंट है आपका 9,600। पेटेंट है आपका 9,600। रीजन क्या है? एसेट। नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखो ये क्या है, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है समझ लेते हैं। व्हेनेवर यू आर सेलिंग गुड्स अब्रॉड, आपने देश के बाहर गुड्स बेचे हो तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं, वो तो इनकम हो जाता है, वो तो सेल ही है। और इंपोर्ट क्या है? यू आर परचेजिंग गुड फ्रॉम अब्रॉड, आपने बाहर से सामान खरीद के देश में ला रहे हो, तो ये इंपोर्ट होता है आपका, मतलब परचेज है। इंपोर्ट मतलब परचेज है। लेकिन ये ड्यूटी क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकता है कि आपका इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में कोई आपसे टैक्स वसूल कर लिया, उसे हम लोग ड्यूटी कहते हैं। कोई भी टैक्स जब गवर्नमेंट चार्ज करता है तो उसे हम लोग ड्यूटी कहते हैं। तो ये ड्यूटी क्या है? एक्सपेंसेस है।
हम लोग खर्च किया है, तो एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस है। अमाउंट देखो इसका, इंपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट है 3000, डेबिट की घर में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस आई है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट है आपका 2000। दोनों ही एक्सपेंसेस है, एक साथ लिख देता हूं, दोनों ही एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है डेटर्स, पॉइंट नंबर 19। डेटर्स क्या है? आपने किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचा है, सेल किया है क्रेडिट में, तो उससे आप पैसा पाओगे, उसको देख के आपको आनंद होता है, आई विल रिसीव मनी फ्रॉम दैट पर्सन, तो वो आपका एसेट हो जाता है, तो डेबिट बैलेंस होगा। अमाउंट क्या है देखो, डेटर्स का अमाउंट है आपका 9000, डेटर्स है 9000। रीजन क्या है? रीजन है एसेट, इसलिए वो डेबिट बैलेंस हुआ। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब ये क्या है? वेजेस इज एन एक्सपेंसेस टू यू, योर बिजनेस इज पेइंग वेजेस टू योर वर्कर्स। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब वेजेस पे करना बाकी है। अब सोच के देखो, यू आर अंडर प्रेशर कि आपको वेजेस पे करना है, लेकिन आपने बाकी रख दिया है। वर्कर को वेजेस दे देना चाहिए था, आपने नहीं दे पाया, तो सोचो फीलिंग क्या है? हमको तो वेजेस पे करना पड़ेगा, वही वर्कर लोग नहीं छोड़ेगा हमें, तो ये क्या है? लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी है। अमाउंट क्या है? 1000। लायबिलिटी है तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। रीजन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो है आपका रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, आपने किसी से एक रूम या बिल्डिंग आपने भाड़ा पे लिए हो, फिर दूसरा किसी को वो बिल्डिंग अब भाड़ा पे दे दिए हो। आपका खुद का बिल्डिंग नहीं है, आपने किसी से भाड़ा पे लेके दूसरा किसी को अगर भाड़ा पे दे देंगे, और वहां से आपको जो रेंट रिसीव हो रहा है उसे हम लोग रेन फ्रॉम सबलेटिंग कहते हैं, उसे हम लोग रेन फ्रॉम सबलेटिंग कहते हैं। तो इनकम है, रेन फ्रॉम सबलेटिंग इज एन इनकम। इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम है रेन फ्रॉम सबलेटिंग। अमाउंट क्या है देखो इसका, रेन फ्रॉम सबलेटिंग का आपका अमाउंट था 2400। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव इनकम है, सीधा पॉइंट। कमीशन रिसीव इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अमाउंट क्या है कमीशन रिसीव का? इसका अमाउंट था 4200। 4200। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। ये दो चीज क्या है, इसका खुलासा हम लोग करेंगे, एक सेपरेट चैप्टर करेंगे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज, तब बोलेंगे। अभी शॉर्टकट बोल रहा हूं, डेटर्स के ऊपर हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब और कुछ नहीं है, डेटर्स को हम लोग एक लीगल बॉन्डेज में उसको हम लोग बांध लेते हैं। माने इसका मतलब यही है कि डेटर्स अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो जनरली लीगली हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बैड डेट हो जाएगा पूरा पैसा। लेकिन अगर डेटर को हम लोग बिल में, बिल रिसीवेबल में तब्दील कर सके, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे, एक कागज बनाएंगे हम लोग, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, उस कागज में डेटर से लिखवा लेंगे कि आप मेरा पैसा लिए हो और कितना दिन के अंदर आप वो पैसा हमको वापस दोगे, ये लिख देता है डेटर्स। उस कागज का 2 कॉपी बनाया जाता है, एक कॉपी अपना पास रख देंगे और एक कॉपी उस डेटर्स को दे देंगे कि भाई ये तुम्हारा कॉपी है। अब जो कॉपी मेरे पास आ गया, उस कॉपी को हम लोग बिल रिसीवेबल कहते हैं, क्योंकि उस बिल से, उस कागज से हम लोगों को पैसा मिलेगा। और उस बिल को क्या करेंगे हम लोग? अंडर लॉक एंड की रख देंगे। जब भी उस कागज को, उस बिल रिसीवेबल कागज को बाहर निकालेंगे, हमको आनंद होगा, पैसा मिलेगा डेटर से। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है? एसेट्स होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और आप उस डेटर्स की तरफ से सोचो, इसके ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया, उसको भी एक कॉपी दे दिया। वो जब भी उस कॉपी को निकालता है, वो जो कागज दिया है उसे, जिसे हम लोग बिल पेबल कहते हैं, उस बिल पेबल कागज को जब भी वो
पार्टी निकालता है, वो कस्टमर, वो डेटर निकालता है, उसको क्या होता है? चिंता होता है, करे हमको तो पैसा वापस देना है। तो बिल पेएबल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। इसका खुलासा पूरा करेंगे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। अभी फिलहाल सीख लेते हैं कि बिल रिसीवेबल इज एन एसेट, बिल रिसीवेबल इज एन एसेट और बिल पेएबल एक लायबिलिटी है। बिल पेएबल एक लायबिलिटी है। तो देखो, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल का अमाउंट क्या था? बिल रिसीवेबल था आपका बिल रिसीवेबल था आपका 8,000, डेबिट बैलेंस एसेट, और बिल पेएबल का अमाउंट था आपका 2,000, यह है आपका लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट है 5,000। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स का मतलब द ओनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं, और ओनर जब बिजनेस से पैसा उठा लेता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। मतलब ये तो ओनर का क्लेम को ही रेफर कर रहा है, लेकिन कैपिटल से हम लोग क्या होता है? कैपिटल से हम लोग सोचते हैं कि ओनर का क्लेम बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ेगा तो ओनर का क्लेम बढ़ेगा, और ड्राइंग्स जितना करेगा तो ओनर का क्लेम घट जाएगा। तो ये कैपिटल का उल्टा है। ड्राइंग्स इज सिंपली अ रिवर्स सेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का उल्टा है। अब कैपिटल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ड्राइंग्स उसका उल्टा है, तो डेबिट बैलेंस होगा। तो ड्राइंग्स आपका डेबिट बैलेंस है। रीजन क्या है? ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस है। ड्राइंग्स का रीजन क्या है? यहां पर हम लोग लिखेंगे रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, यानी कि ड्राइंग्स क्या करता है? आपका लायबिलिटी को घटा देता है। बिजनेस की तरफ से सोचो, कैपिटल लायबिलिटी है, ड्राइंग्स करने से कैपिटल घट जाता है, तो ये लायबिलिटी को घटा देता है। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, तो ड्राइंग्स जो डेबिट बैलेंस होगा। ड्राइंग्स का अमाउंट क्या था यहां पर? 5,000। नेक्स्ट है इनकम टैक्स एंड LIC प्रीमियम। इस दोनों के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन किया है। वो क्या है? इनकम टैक्स एंड LIC प्रीमियम बोथ आर पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ द ओनर। ओनर का खुद का घरेलू एक्सपेंसेस है ये दो ओनर का घरेलू एक्सपेंसेस है, लेकिन ओनर ने क्या किया? बिजनेस की पैसा से ये दोनों एक्सपेंसेस को सेटल किया है। तो मतलब बिजनेस का पैसा ओनर अपना घरेलू पर्पस के लिए खर्च कर दिया, ये तो ड्राइंग्स हो गए, ये भी तो ड्राइंग्स है। जिस कारण के लिए ये ड्राइंग्स आपका रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी डेबिट बैलेंस हुआ था, उसी कारण के लिए इनकम टैक्स एंड LIC प्रीमियम भी, ये भी ड्राइंग्स है, ये दो भी ड्राइंग्स है। अब जिस कारण के लिए इनकम टैक्स एंड ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस हुआ था, उसी कारण के लिए इनकम टैक्स एंड LIC प्रीमियम डेबिट बैलेंस होगा। अमाउंट है आपका 2,000 एंड 3,000। 2,000, 3,000 बोथ आर डेबिट बैलेंस, दे आर ड्राइंग्स। नेक्स्ट है आपका फायर इंश्योरेंस। ये क्या है? इट इज बिजनेस ओन एक्सपेंसेस। बिजनेस का जो स्टॉक है, जो गुड्स है, जो बिल्डिंग है, उसमें आग से जल सकता है, तो इस डर से आपने पहले से ही लॉस को बुक कर रहे हो, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर कोई डिस्ट्रक्शन होगा आग से तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा दे देगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का ओन खर्च है, और खर्च है तो डेबिट बैलेंस है। रीजन क्या है? एक्सपेंसेस, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है। अमाउंट क्या था? इसका अमाउंट था 1,000, तो 1,000 लिख दिया। नेक्स्ट है लोन टेकन। हम लोगों ने किसी से लोन लिया है, बिजनेस अगर लोन लेगा तो उसके बारे में सोचो। मानो हमने मिस्टर X से लोन लिया है। अब जब भी मिस्टर X के बारे में सोचेंगे, उस लोन के बारे में सोचेंगे हम लोग, चिंता होगा हम लोगों को, पैसा वापस देना है हम लोगों को, तो ये लायबिलिटी होता है। तो लोन टेकन का अमाउंट क्या था? 10,000। 10,000 आपका लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन अबव लोन, उस लोन के ऊपर यू आर पेइंग इंटरेस्ट राइट नाउ, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो वो इंटरेस्ट यानी ब्याज यानी सूद, ये क्या है? खर्च है। खर्च है तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस है। तो इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है। रीजन क्या है? एक्सपेंसेस। अमाउंट क्या था इंटरेस्ट का? अमाउंट था 2,000। नेक्स्ट पॉइंट है लोन टू रवि।
रवि नाम का एक इंसान को, एक पर्सन को हम लोगों ने लोन दिया, हम लोगों ने लोन दिया। अब रवि के बारे में सोचो, उस लोन के बारे में सोचो, सोचोगे तो आपको आनंद होगा। आप जानते हो कि रवि के पास आपका पैसा जमा हुआ है, तो उससे पैसा वापस पाएंगे हम। मेरा पैसा रवि के पास है, जब भी रवि के बारे में सोचता हूँ आनंद होता है। एसेट है, किसी को अगर लोन देंगे हम, वो एसेट हो जाता है। अमाउंट क्या था? लोन टू रवि 7,000, लोन टू रवि 7,000, डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये एसेट है। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड सैलरी। अब देखो, हम लोगों ने सैलरी पे किए थे, प्रॉब्लम को देखो, हम लोग सैलरी पे किए थे पॉइंट नंबर 4 में। वो जो सैलरी पे किए थे उसका एक पार्ट हम लोगों ने प्रीपेड कर दिया था, माने आने वाला साल का सैलरी इस साल में पे कर दिया था। ठीक है, आने वाला साल का सैलरी इस साल में हम लोगों ने पे कर दिया था। तो वो तो इस साल का नहीं था, वो तो आने वाला साल का था। आने वाला साल का खर्च इस साल में कर देंगे तो आपका आनंद होता है, सेटिस्फेक्शन रहता है। देखो, आने वाला वो खर्च था, हमने कर दिया, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन रहता है। ये एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में वो बेनिफिट मिलता रहेगा हमको। तो प्रीपेड सैलरी क्या है? एसेट है। एसेट है तो डेबिट बैलेंस है। कितना का वैल्यू था इसका? प्रीपेड सैलरी था 1,000। नेक्स्ट पॉइंट था आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? थोड़ा पहले बोला था, आप अगर देश के बाहर सेल करोगे तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये सेल है, यानी इनकम है। इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस है, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस है। अमाउंट क्या है सेल का, एक्सपोर्ट का? अमाउंट था आपका 21,000। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? आप विदेश से सामान खरीद के ला रहे हैं, तो ये आपका इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट परचेज है, बाहर से परचेज करोगे देश के बाहर से, तो उसे हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। तो परचेज एक्सपेंसेस है, तो इंपोर्ट भी एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस है। तो अमाउंट क्या था इंपोर्ट का? 10,000। नेक्स्ट था आपका बैड डेट। बैड डेट क्या है? बैड डेट एक लॉस है। बैड डेट किसे कहते हैं? आपने क्रेडिट में गुड्स सेल किया था, किसको? डेटर को। अब डेटर ने आपका पैसा नहीं दिया, बोला नहीं देंगे, जो करना है कर ले, कुछ नहीं कर पाओगे आप। जो पैसा आप उठा नहीं पाया उसे हम लोग बैड डेट कहते। बैड डेट फिर क्या है? लॉस है आपका। अमाउंट क्या था बैड डेट का? 5,000। बैड डेट लॉस है, लॉस है तो ये डेबिट बैलेंस होगा। रीजन है आपका लॉस। हम लोगों को पता है ना, ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट। हम लोगों ने सीखा था थियोरेटिकल, जब भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें सीखा था, कोई भी रिजर्व एंड प्रोविजन ऑन एसेट्स, अगर किसी एसेट्स के ऊपर आप प्रोविजन बनाओगे, जैसे डेटर्स के ऊपर, जैसे बिल रिसीवेबल के ऊपर प्रोविजन बनाओगे, कोई मशीनरी के ऊपर प्रोविजन भी बना सकते हो, कोई भी एसेट्स के ऊपर अगर आप प्रोविजन बनाओगे तो वो प्रोविजन ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर कोई लायबिलिटी के ऊपर प्रोविजन बनाओगे तो वो डेबिट बैलेंस होता है। जैसे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। आपको सिंपल इतना याद रखना है, कोई भी प्रोविजन एंड रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, उसका एक्सेप्शन क्या है? उसका एक्सेप्शन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। लेकिन इन प्रैक्टिस, एक्चुअली इन रियल लाइफ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बनाया नहीं जाता। दूसरा बात है, आपको उतना फिलहाल जानने का जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अमाउंट क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेट का? प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000। अब रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? अब प्रोविजन फॉर बैड डेट का रीजन लिख सकते हो रिडक्शन ऑफ एसेट्स। आप एसेट्स को घटा रहे हो। ये प्रोविजन किसके ऊपर बनाया है? डेटर्स के ऊपर। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि आपका जो डेटर्स है उसके अंदर से एक पार्ट बैड डेट हो जाएगा, नहीं पाओगे आप।
तो पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉस को बुक कर रहे हैं। पहले से हम लोग ये सोच रहे कि लग रहा है हमको कि 2000 का डेटर्स से पैसा हम उठा नहीं पाएंगे, तो पहले से इस लॉस को बुक कर लेते हैं। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो इसका रीजन आप लिख सकते हो, रिडक्शन ऑफ एसेट। आप क्या करते हो, ये प्रोविजन बना के, इस प्रोविजन बना के एसेट्स को आप रिड्यूस कर देते हो, रिडक्शन ऑफ एसेट, राइट। नेक्स्ट है आपका रिजर्व। रिजर्व भी आपको पता है कि ये भी क्रेडिट बैलेंस है। अमाउंट क्या है, रिजर्व का अमाउंट है आपका 3000। अब रीजन क्या लिखेंगे रिजर्व का, इसका रीजन क्या लिखेंगे। रिजर्व क्या है, रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक अंश आपने हटा के रखा है, तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है। क्योंकि प्रॉफिट का बाप का नाम क्या था, प्रॉफिट का पिताजी का नाम था इनकम, इनकम क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट इनकम का अंश है तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, और रिजर्व प्रॉफिट का अंश है तो ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। और ये जो रिजर्व, ये एक्चुअली किसका है, ये ओनर का है। ओनर ये 3000 का अमाउंट प्रॉफिट अपना घर लेके नहीं गया, बिजनेस में रख दिया। कल अगर ओनर बोलेगा कि ये पैसा हमको वापस दे दो, तो हमको दे देना पड़ेगा। तो रिजर्व हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। ये एक्चुअली ओनर का क्लेम है। ओनर अपना पैसा बिजनेस में रख दिया, जो बिजनेस का मालिक है वो अपना पैसा बिजनेस में रख दिया, तो इसीलिए इसे हम लायबिलिटी कहते हैं। अब इतना तक हो जाने के बाद सारा पॉइंट को हम लोगों ने डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के जरिए बंटवारा कर लिया। अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल चेक करेंगे, देखेंगे टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट समान हुआ कि नहीं। देखो उस तरफ आपका डेबिट में क्या क्या फिगर था, 30507, 7800, 17000, ये सबको जोड़ करते चलो। उसके साथ ये डेबिट बैलेंस भी जोड़ करो, करके यहां पर आपको लिखना है टोटल कितना हुआ। फिर इधर आपको क्रेडिट बैलेंस को जोड़ करना है, उसके साथ इधर का क्रेडिट बैलेंस को जोड़ करना है, करके जो हुआ उसको यहां पर लिखना है। अगर दोनों तरफ बराबर हो गए तो हम लोग बोलेंगे ट्रायल बैलेंस मिल गया। लेकिन एक बात याद रखो, सस्पेंस अकाउंट नाम का एक चीज यहां पर कभी कभी आ जाता है। मानो जो आपको सवाल दिया गया उसको आप करेक्टली डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में बंटवारा कर दिया, उसके बावजूद सवाल नहीं मिल रहा है, मतलब सवाल में ही कोई गलती था, जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसी में गलती है, आपने तो सही तरीके से लिख दिया। मतलब सवाल में अगर गलती है तो आप करेक्शन नहीं कर पाओगे अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायल बैलेंस को मिला देंगे। मतलब इधर मानो सब सही करने के बाद यहां पर आपका 1 लाख आ रहा है और इस तरफ आपका 98,000 आ रहा है टोटल, तो दोनों तरफ तो बराबर नहीं होगा, दोनों तरफ तो बराबर नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, क्रेडिट बैलेंस में 2000 कम है, यहां पर हम लोग तब सस्पेंस अकाउंट लेके चले आएंगे, सस्पेंस अकाउंट लेके आ जाएंगे। और जितना कम है क्रेडिट में, कितना कम है 2000, अगर इधर 2000 लिख देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट में 2000 लिख देंगे। ये लिखने का कारण यही होता है कि वी हैव करेक्टली पोस्टेड ऑल द बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, बट वो सब पोस्ट करने के बाद भी हम लोगों को सस्पेंस आ गया कि भाई कोई तो लफड़ा तो है, गोलमाल तो कुछ है। वो अकाउंटेंट सर्च करेगा, अकाउंटेंट इंट्रोस्पेक्ट करेगा कि कहां भूल है, ढूंढने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए अगर सब कुछ सही करने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट लेके आएंगे। लेकिन इस सवाल में चेक कर लेते कोई सस्पेंस आएगा या नहीं, अगर नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, टोटल कर लेते एक बार। अब बच्चों देखो हम लोगों ने टोटल कर लिया, डेबिट बैलेंस में टोटल आ गया 2,06,750 एंड क्रेडिट बैलेंस में टोटल आया है 2,09,800। मतलब दोनों तो बराबर हो जाना चाहिए था, ट्रायल बैलेंस का प्रिंसिपल तो वही है, दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए था। मतलब जो सवाल हम लोगों ने लिया है उसमें कुछ गलती है, होता है एग्जाम में ऐसा।
तो यहां पर गलती है तो हमको क्या करना है, जो जिस तरफ ज़्यादा है यानी 2,09,800 उसी को दोनों तरफ आपको बिठा देना है 2,09,800। और डेबिट में कम है आपका, कितना कम है, इससे वो 2,06,000 जो भी था वो माइनस करो, करने से कितना होता है 3050। डेबिट में आपका 3050 कम था, डेबिट में आपका 3050 कम था, उसी को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में भेज दिया। इसका रीजन मैं लिख रहा हूं यहां पर बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, बैलेंस करके ये फिगर आपको मिला। आपके सवाल में जो भी गलती था वो हम लोगों ने ट्रैक नहीं कर पाया, लेकिन अकाउंटेंट ने देखा कि सब कुछ सही बिठाने के बाद भी हम लोगों का ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में, तो अरिथमेटिकली एक्यूरेट नहीं है बुक। तो जितना तक सीखा हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें ट्रायल बैलेंस का बेसिक जो भी सवाल होता है वो पूरा कवरेज हो गया उसका। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सवाल जो भी करेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और खुश रहना। जय हिंद।